नमस्कार बच्चों, मैं किरण प्रसाद सिंह आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में अध्याय 2 का जो है वन और वन्य जीव संसाधन, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार हमारा एनसीईआरटी का नया पाठ्यक्रम है, तो उसके अंतर्गत भूगोल का जो भाग है वो समकालीन भारत भाग 2 के नाम से आपके पास पुस्तक है। तो आज हम इस अध्याय 2 जो वन्य और वन्य जीव संसाधन है, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस अध्ययन में हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप अपनी पुस्तकें खोल के रखें, अपनी कॉपियाँ भी अपने साथ रखें, साथ ही पेन और पेंसिल भी रखें, ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हो आप उसको अंडरलाइन करते चलें। तो इससे आपका ये अध्याय बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और बीच बीच में मैं प्रश्न भी आपको बताती चलूँगी, तो उनके उत्तर भी आपको मिलते जाएंगे। इस अध्याय में आज हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। भारत में वनस्पति और प्राणी कितने प्रकार के हैं। वनस्पति और प्राणियों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। वनस्पति और प्राणियों के ह्रास यानी कमी आने के क्या क्या कारण हैं, उनका अध्ययन करेंगे। भारत में जैव विविधता अर्थात जो हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति हैं, उनमें कमी आने के क्या क्या कारण हैं। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण अर्थात उनको बचाने के क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। बाघ परियोजना क्या है और वनों के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के वन हैं, इसका हम विस्तार से इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक खूबसूरत सा चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, प्राणियों को देख पा रहे हैं। तो जीव जंतु और प्राणी जो इस प्रकृति में पाए जाते हैं, यही पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख हिस्सा हैं और इसे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये सभी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अगले यहाँ आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि मनुष्य जो है वो वनस्पति को बढ़ाता है और उससे प्रभावित होता है। साथ ही अन्य जीव जंतु जो प्रकृति में हैं, ये सभी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यही पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख हिस्सा है। अब हम ये जान लें कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। आप ये प्रश्न है, इसको आप लिख लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। हमारा पूरा जो आवासीय स्थल है, जिस पर हम रहते हैं, जीव जंतु या प्राणी रहते हैं, जिस पर भी हम रहते हैं, वो विभिन्न प्रकार की जैव विविधताओं से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के आपने देखा होगा कि कुछ पालतू जानवर भी आपके आसपास हैं, कुछ जंगली जानवरों को भी आपने देखा होगा और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को भी आपने देखा होगा। मानव और जो दूसरे जीव हैं वो एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। मतलब मानव और जीव जंतु और मनुष्य स्वयं ही पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंग है। वन जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस पर कि सभी जीव निर्भर करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र आपने समझ लिया है। अब हम समझेंगे, यहाँ देखिए आप कि पूरा पर्यावरण जो हमारा है, हमारे आसपास का, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो या फिर पेड़ पौधे हों, ये सभी वन्य पर जो हैं, वन मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। इस चित्र से आप समझ पाए होंगे। अब हम समझेंगे कि भारत में वनस्पति और प्राणी जगत की क्या स्थिति है। जैव विविधता का अर्थ है कि हमारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और इसमें भारत सबसे समृद्ध देश है। मतलब भारत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भारत में करीब 16 लाख जैव उपजातियाँ भी पाई जाती हैं। और अगर हम कहें कि भारत में करीब 10% वन्य मतलब जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं और 20% स्तनधारी के लुप्त होने का खतरा है। आप इसको अंडरलाइन करेगा कि भारत में 10% वन्य प्राणी यानी वनस्पति और जीव जंतुओं में 20% ऐसे हैं जिनके लुप्त हो जाने का, पृथ्वी से समाप्त हो जाने का खतरा बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से हैं चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, चित्तीदार उल्लू, ऐसे जीव हैं। और इसी के अलावा मधुका, जिसको कि हम इंक्सिनियस घास की एक प्रजाति है, और हुप्डिया
होड्रीरिया करके एक घास की प्रजाति है, ये तो लगभग लुप्त भी हो चुकी है। इनके नाम आपकी किताब में आप देख पाएंगे कि लिखे हुए हैं, तो ये प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आगे हम देखते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए चित्तीदार जिसको कि कहते हैं हम चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख आपको दिखाई दे रही है। नीचे आप देखें तो हमको ये चित्तीदार उल्लू और ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रजातियां हैं ये लगभग लुप्त होने के कगार पर हैं, और इसमें से तो कुछ प्रजातियां लुप्त भी हो चुकी हैं। साथ ही अब हम आते हैं भारत में वन। भारत में वन का जो आवरण है यानी क्षेत्रफल है वो करीब 80,000 के करीब वर्ग किलोमीटर की में पाया जाता है, जो कि देश के जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है करीब 24.56%, और उसमें सघन वन जो है वो करीब 12.4% है, जो बहुत ही सघन वन है। और खुला वन जो है वो 9.26% है, और मैंग्रोव के जो वन होते हैं जो कि दलदली भूमि पर पाए जाते हैं वो करीब 0.15% है, ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि वर्ष 2017 में सघन वनों के क्षेत्रफल के लिए बताया गया था, उसमें माना गया कि जो सघन वन है उनमें कुछ वृद्धि हुई है, और करीब 3,976 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इन सघन वनों में वृद्धि पाई गई है। तो मतलब हमारा काम इस वनों पर प्रारंभ किया जा चुका है। आप देखें कि वनों के लुप्त होने के क्या क्या कारण हैं। आप देखते हैं यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वनों की कटाई हो रही है, वन को जलाया जाता है जिसे हम झूमिंग खेती भी कहते हैं। तो वनों के लुप्त होने के क्या कारण हैं, यह यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बड़ी जो विकास परियोजनाएं हैं जैसे कि बांध बनाना इत्यादि, उसके कारण वन लुप्त होने लगते हैं। जैसे कटाई होती है तो उससे वनों पर बहुत खतरा मंडराता है। साथ ही है खनन, जब हम ज़मीन को खोदकर खनन का कार्य करते हैं और खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं तभी भी वन बहुत मात्रा में लुप्त होते हैं। साथ ही भोजन, ईंधन, चारा या खाद आदि की प्राप्ति के लिए हम वनों को काटते हैं, जो वन के लुप्त होने के महत्वपूर्ण कारण हैं। चौथा जो है वो है स्थानांतरी कृषि, जिसको कि हम स्लैश या बर्न खेती भी कहते हैं, मतलब वनों को साफ करना और फिर पेड़ों में आग लगा देना। तो इस प्रकार की खेती अधिकतर असम में की जाती है और जनजातियां इस प्रकार की खेती को करती हैं। और महत्वपूर्ण कारण है कि वनों की कटाई। तो वन लुप्त होने के प्रमुख 5 कारण हैं, जैसे बड़ी विकास परियोजनाओं का प्रारंभ होना, खनन यानी खुदाई का कार्य करना, भोजन, ईंधन, चारा और खाद आदि की प्राप्ति करना, स्थानांतरी खेती जिसको कि हम स्लैश और बर्न खेती कहते हैं, और वनों की कटाई जिसके कारण वन लुप्त होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, हम देखेंगे कि प्राणियों की कौन कौन सी प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। तो प्राणियों की ये प्रश्न बनाइए, यहाँ पर लिखिए आप कि प्राणियों की कौन कौन सी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, या प्राणी जगत की प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। ऐसा कोई भी प्रश्न इस पर बन सकता है। तो इसके प्राणियों की प्रजातियां मुख्य रूप से 6 प्रकार की प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। सामान्य जाति, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। एक बार फिर से देख लीजिए, सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। आइए बच्चों, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि ये प्रजातियां किस प्रकार की हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। प्राणियों की प्रजातियों में जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सामान्य जातियां हैं, इनकी संख्या जीवित रहने के सामान्य के रूप में होती है। मतलब जैसे कि पशु और साल के वृक्ष, ये कितनी मात्रा में पाए जाते हैं वो सामान्य प्रजातियां कहलाती हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि एक ही प्रकार के वृक्ष लगाने से कुछ अन्य वृक्षों को नुकसान होता है। तो जैसे साल के पेड़ लगाने से अन्य प्रकार की जो प्राणी जगत के पौधे और जीव हैं वो लुप्त हो जाते हैं, इसलिए सामान्य जातियों के अंतर्गत आते हैं। संकटग्रस्त जातियाँ,
जिनके लुप्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है, मतलब शिकार के कारण या अन्य कारणों से इनके समाप्त होने का खतरा होता है, वो संकटग्रस्त जातियां कहलाती हैं, जिसमें कि काला हिरण है और मगरमच्छ जैसी जातियां हैं। तीसरा जो हमने पढ़ा, सुभेद्य जातियां। ये प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, जिनमें आता है एशियाई हाथी और डॉल्फिन। ये मुख्य रूप से हैं। आपकी पुस्तक में अन्य और भी उदाहरण दिए हैं जिन्हें आप ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। चौथा प्रकार है दुर्लभ जातियां, जिनकी संख्या बहुत ही कम भारत में पाई जाती है। पांचवा है स्थानिक जातियां, जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, किसी स्थान विशेष में पाई जाती हैं, जैसे कि निकोबारी को जो कबूतर होता है और जंगली सूअर, ये कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। लुप्त होने वाली जातियां, ऐसी कुछ जातियां भी हैं जो पृथ्वी पर लुप्त हो चुकी हैं, जिसमें है जो अपन ने पहले भी पढ़ा, एशियाई चीता। जो एशिया में जो चीता पाया जाता है, इसके लुप्त होने का खतरा बहुत कम मात्रा में पाए जा रहे हैं और कई कई स्थानों पर बिल्कुल ही लुप्त हो चुके हैं। तो ये हैं प्रजातियां, जो कि प्रजातियों के प्रकार हमने अभी विस्तार से पढ़ लिए। चलिए आगे हम देखते हैं। ये है संवर्धन वृक्षारोपण क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। संवर्धन अर्थात फिर से वृक्षारोपण को बढ़ाना। आपने इस तरह से अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और सभी बच्चों ने एक एक पौधा भी आपने लगाया होगा, तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये प्रश्न बच्चों आ सकता है। तो हम जानेंगे कि इसमें हम क्या इसका उत्तर लिख सकते हैं कि वन्य जीव के आवास का विनाश हो रहा है, मतलब तेजी से जो वन काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, उनके कारण जैव विविधता कम होती जा रही है। दूसरा प्रमुख कारण है जंगली जानवरों का आखेट, मतलब शिकार करना, तो इससे जो जीव प्राणी हैं वो कम होते जा रहे हैं। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण वन्य और जीव दोनों ही तरह के प्राणियों की जो विविधता है वो कम होती जा रही है। और चौथा है दावानल यानी मरुस्थल। वर्षा कम होने के कारण मरुस्थल बढ़ रहे हैं, वृक्ष काटने के कारण भी मरुस्थलों में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आ रही है। तो आपने पाया कि जैव विविधता के कम होने के कारक कौन कौन से हैं, इसको पुनः देख लीजिए। वन्य जीव के आवास का विनाश होना, जंगलों में जो जंगली जानवरों का आखेट यानी शिकार होता है उसके कारण होता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और मरुस्थलों के बढ़ जाने के कारण जैव विविधता में कमी आती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि भारतीय वन रक्षण अधिनियम किसे कहते हैं। भारतीय वन रक्षण का अर्थ है सुरक्षित करना, रक्षा करना। ऐसा एक अधिनियम 1972 में प्रारंभ हुआ था और इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, ये हम पढ़ेंगे। कि इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य थे कि संकटग्रस्त जो जातियां हैं, जो लुप्त होने वाली हैं या जिनका शिकार हो रहा है, उनका बचाव करना। दूसरा, शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तीसरा, वन आवास अर्थात वनों को काटने से रोकना, इसका कानून बनाना और कानूनी रक्षण करने से वन बचे रह सकते हैं। जीवों के व्यापार पर रोक, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी जीवों के सींग का, उनके खाल का इस्तेमाल होता है, व्यापार के लिए लोग करते हैं, तो उस पर रोक लगने से हम इस नियम के आधार पर हमने एक ये कानून भी हमारा है। राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार की स्थापना। सरकार स्वयं, जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यान और जो बर्ड सेंचुरी होती हैं, बर्ड सेंचुरीज यानी पशु विहार की स्थापना करती हैं, जिससे कि वन्य जीव का रक्षण किया जा सकता है। तो प्रश्न यहाँ पर एक बन सकता है, बच्चों इसको लिखिए आप, कि भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के क्या उद्देश्य थे या क्या उद्देश्य हैं। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 के क्या उद्देश्य थे। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि संकटग्रस्त जातियों का बचाव करना, शिकार पर प्रतिबंध लगाना, वन आवासों का कानूनी रक्षण करना, जीवों के व्यापार पर रोक लगाना और राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार की स्थापना करना। अब आगे हम देखते हैं बच्चों इसमें कि बाघ परियोजना क्या है। बाघ परियोजना 1972 में
जो 20वीं शताब्दी में ही भारत में बाघों की संख्या जो 55,000 थी वो घटकर मात्र 1800 मतलब 1827 ही रह गई थी। तो जिसका मुख्य कारण था कि बाघ के खाल की चोरी होना। मतलब बाघ परियोजना प्रारंभ करने के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये यहाँ पर प्रश्न आप लिखिए कि बाघ परियोजना प्रारंभ के क्या उद्देश्य थे। इसका प्रमुख कारण था कि बाघ के खाल की चोरी होती थी, आवास स्थलों जो वन्य जीव हैं और पशु जीव हैं उनके रहने के स्थान कम होते जा रहे थे। भोजन की कमी के कारण भी लोग इसका शिकार करते हैं और बाघों की संख्या में तो तेजी से कमी आ रही थी। यही कारण था कि बाघ परियोजना हमने प्रारंभ की गई। 1972 में ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। आगे हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। इस पर एक प्रश्न लिखिए आप कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। इसकी शुरुआत मतलब प्रोजेक्ट टाइगर जो अधिनियम था या एक कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी क्योंकि बाघों की मात्रा बहुत कम हो गई थी, इसलिए इसकी शुरुआत की गई। और इसका प्रमुख उद्देश्य था, जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका प्रमुख उद्देश्य था कि बड़े आकार के जीवों को बचाना। इसके लिए मुख्य रूप से कई राष्ट्रीय उद्यान भारत के अलग अलग भागों में बनाए गए थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है। बच्चों यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये सही जोड़ी बनाव में भी आ सकता है या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति में भी आ सकता है। तो इसको आप अपने किताब में आपके दिया हुआ है, बहुत विस्तार से दिया है और आप यहाँ पर भी आप लिखते चलेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। जो ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत प्रारंभ किए गए थे। तो उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में जो कि रणथंभौर के नाम से प्रसिद्ध था, अब उसको हम सरिस्का वन विहार के नाम से जानते हैं। असम में मानस विहार रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व के नाम से जाना जाता है और कई बाघ परियोजनाओं के ये सारे उदाहरण हैं। तो ये प्रश्न बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति में भी आ सकता है और जोड़ी बनाव में भी आ सकता है कि उत्तराखंड में कार्बेट नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस विहार रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिवर्स। और अब ये प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। और इस प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रमुख उद्देश्य बड़े आकार के जीवों को बचाना था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर हैं। आप उत्तर पूर्व में आइए तो असम में आपको दिखेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। आप उत्तर में जाएंगे तो उत्तराखंड में देखिए आप कार्बेट है, पश्चिम में राजस्थान में रणथंभौर जिसको सरिस्का के नाम से है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, दक्षिण केरल में है पेरियार। तो ये प्रमुख रूप से जो टाइगर रिजर्व परियोजना के अंतर्गत ये आते हैं। ये मध्य प्रदेश में आप जो आपने भारत के मानचित्र में देखा है, इसका भी आप भारत के मानचित्र में इसको भरने का प्रयास भी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी इसमें हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं। अब अंत में हम पढ़ेंगे कि वन और वन्य जीव के प्रकार कौन कौन से हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में ये प्रश्न लिखें कि वन और वन्य जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आरक्षित वन, और इन चित्रों में आप देख रहे हैं कि हर जो वृक्ष है उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, अर्थात इन वृक्षों को काटने
पर कानूनी कार्रवाई होती है, यानी सख्त कार्रवाई होती है। आरक्षित वन वो वन होते हैं, इन वनों में वन और प्राणी किसको संरक्षित किया जाता है, मतलब यहाँ पर शिकार करने की पूरी मनाही होती है और वृक्षों को काटने की मनाही होती है। आरक्षित वन जो हैं वो सबसे कीमती और मूल्यवान होते हैं और इन वनों पर विशेष रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकारों का ध्यान रहता है। तो आपने पढ़ा कि आरक्षित वन वो वन है जहाँ पर वन और प्राणियों को संरक्षित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रक्षित वन। आप ये देख रहे हैं रक्षित वन, और अंत में हम इनका अंतर भी समझेंगे कि रक्षित वन क्या है। ये प्रश्न आ गया। तो रक्षित वन वो होते हैं, वन विभाग के अनुसार इन वनों का करीब 1/3 हिस्सा, कुछ हिस्सा तो यहाँ पर वनों की कटाई भी हो सकती है और थोड़े लोग छोटे जो जलाऊ लकड़ी का भी उपयोग इन वनों में कर सकते हैं। तो 1/3 हिस्सा इसका रक्षित होता है, शेष में थोड़ा बहुत लकड़ी जो जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने की छूट होती है। इन वनों को नष्ट करने से बचाने का ही प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए ये रक्षित वन कहलाते हैं। तो वन विभाग के अनुसार इन वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित होता है। ये आप जानेंगे कि रक्षित वन क्या है। अब तीसरा प्रकार जो था वो है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के वन, चाहे वो घने वन हो, विरल वन हो, या झाड़ियाँ हो, या फिर बंजर भूमि भी हो, जो सरकारी हो सकती है मतलब शासकीय, किसी व्यक्ति विशेष की मतलब व्यक्तिगत भी हो सकती है, और किसी समुदाय की मतलब किसी संस्था की भी हो सकती है, वो उनके स्वामित्व होते हैं, वो ही अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। यहाँ पर वृक्षों को काटने का, वनों में वन्य प्राणियों को करने की कोई विशेष मनाही नहीं होती है, परंतु इसका स्वामित्व सरकार के पास, व्यक्ति के पास या समुदाय के पास होता है, तभी ये अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि वन संरक्षण क्या है और वन संरक्षण के क्या उपाय किए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा वन संरक्षण के क्या उपाय किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, वन संरक्षण के उपाय लिखिए। ऐसा प्रश्न आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि वन संरक्षण के उपाय लिखिए। आपने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। ये आप पुरानी पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि चिपको आंदोलन जो था वो हिमालय में वन कटाई पर रोक करने के लिए वहाँ के ग्रामीण आदिवासियों ने चलाया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बहुगुणा थे, उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने सबसे पहले ये प्रारंभ किया था चिपको आंदोलन। तो इसमें वनों पर की कटाई के लिए लोग वनों को घेर कर, वनों से लिपट कर खड़े हो गए थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। अब है बीज बचाओ आंदोलन, जो कि टिहरी बांध प्रारंभ होने के समय में, जब टिहरी का बांध प्रारंभ हुआ उत्तर पूर्वी भारत में, तो उससे विभिन्न किसानों को हानि होने लगी। तो ये बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और साथ ही नव दानय एक परियोजना भी प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि कृषि में और वन्य प्राणियों के बचाव के लिए रासायनिक उर्वरकों पर रोक लगाई जाए, तो किसी भी तरह से केमिकल्स का उपयोग न किया जाए, इसके लिए बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार के द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन, भारत सरकार के द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में प्रारंभ किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था रक्षित वनों का बचाव करना। जो वन रिजर्व्ड हैं उनको किसी भी तरह से उनकी कटाई या फिर पशुओं के शिकार पर, आखेट पर पूरी तरह से रोक लगाना था। तो चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, इसमें से रिक्त स्थान आ सकता है कि चिपको आंदोलन हिमालय में वन कटाई पर प्रारंभ हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी के किसानों के द्वारा, और नवदानय परियोजना जो थी आंदोलन, वो रासायनिक उर्वरकों के रोक के लिए प्रारंभ किया गया था। एक रिक्त स्थान और बन सकता है बच्चों यहाँ कि संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है, और रिक्त स्थान में भी आ सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में प्रारंभ हुआ।
आप इस अपने स्क्रीन पर इस चित्र के द्वारा देख रहे हैं जो आपको सुंदरलाल बहुगुणा दिख रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले ये प्रारंभ किया और यहाँ के ग्रामीण लोगों ने भी इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। अंत में हम ये देखेंगे कि हमने पाया कि भारत विभिन्न प्रकार के जैव विविधताओं और वनस्पति और जीव विविधताओं से भरा हुआ है और इनका संरक्षण करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो आज की कक्षा में आपने प्रश्नों के साथ इनके उत्तर भी तैयार कर लिए हैं। किसी भी तरह की असुविधा हो या किसी तरह का संशय हो तो आप अपने विषय शिक्षकों से ज़रूर बात करिए और उनसे इन प्रश्नों के उत्तर लीजिएगा। आशा है आज का अध्याय आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।